So hello everyone, welcome back to my channel. This is बीरज शाह एंड यू आर वाचिंग बीरज स्टडी पॉइंट। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका ईवीएस सब्जेक्ट है यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इसमें जो आपकी यूनिट 4 है जैव विविधता। आज हम अपनी इस वीडियो में इस यूनिट को कंप्लीट कवर करने जा रहे हैं। और मैंने अपनी इस वीडियो में इस यूनिट से रिलेटेड अभी तक एग्ज़ाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। और मैंने अपनी इस वीडियो में ये भी मेंशन कर दिया है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है। और अगर आपने इस वीडियो के सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह कर लिया तो आप देखोगे कि आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी वो भी एज इट इज़ ऐसी रहने वाली है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी और यूज़फुल वीडियो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की भी चाहिए तो वे सभी वीडियो मैंने आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाके इन सभी वीडियो को इजीली वॉच कर सकते हो, इजीली देख सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया जो ईवीएस है यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ उसकी मैंने यूनिट 1, 2 और 3 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाके इन सही वीडियो को इजीली वॉच कर सकते हो, इजीली देख सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने यूनिट 4 की तरफ जो कि है जैव विविधता। तो इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको इस चैप्टर का यानी इस यूनिट का एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि आखिर हमें इसमें पढ़ना क्या है और कौन कौन से टॉपिक से एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हमें पढ़ना है कि जैव विविधता की डेफिनेशन, कि जैव विविधता होती क्या है, जो कि हमें किसी भी चैप्टर के पढ़ने से पहले हमें उसकी डेफिनेशन ज़रूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, इसके इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे कि जैव विविधता के क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। ठीक है, जैव विविधता से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके खतरे के बारे में कि जैव विविधता को क्या क्या खतरे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि मानव के द्वारा जितने भी बांध और खनन का कार्य किया जाता है तो इससे सबसे पहले हमें जंगलों को साफ़ करना पड़ता है। ठीक है, और जिससे कि वहाँ पर रहने वाले जितने भी स्पीशीज़ है यानी कि जीव जंतु हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे कि जैव विविधता का नाश होते जा रहा है। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे हॉटस्पॉट के बारे में। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये एक ऐसा क्षेत्र होता है, ठीक है, जहाँ पर भारी मात्रा में यानी कि अधिक संख्या में, बहुत अधिक संख्या में स्पीशीज़ यानी कि जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारी जैव विविधता पाई जाती है, भरपूर मात्रा में यहाँ पर जीव जंतु मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या होते जा रहा है, जो मनुष्य है वो अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन स्थलों पर भी पहुँचते जा रहा है। इसे हम मुख्य स्थल भी कहते हैं। ठीक है, तो अब जो इंसान है वो अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन स्थानों पर भी पहुंच जाता है और वहां पर भी खनन या बांध जैसे कार्य करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि वनों का सफाया होता है, वनों का उन्मूलन होता है और काफ़ी सारी स्पीसीज़ का नाश होते जा रहा है, जिससे कि जैव विविधता का नाश हो रहा है और वो खतरे में है। ठीक है, अब देन हम पढ़ेंगे इसके संरक्षण के बारे में कि हम किस तरीके से जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो इसलिए हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए और इससे हमें काफ़ी सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो ये मनुष्य का एक कर्तव्य है कि हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। अब जो जैव विविधता का संरक्षण है इसकी संरक्षण करने की 2 विधियाँ हैं। जो फर्स्ट है वो है यथास्थल विधि। ठीक है, अब इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि जो जीव जंतु है वो जहाँ पर निवास करते हैं हम उन्हें उसी जगह संरक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। ठीक है, अब जो नेक्स्ट विधि है वो है बहिस्थल विधि। अब इसके अंदर क्या होता है, जितने भी जीव जंतु या फिर स्पीसीज़ होते हैं उन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करते हैं और उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे चिड़ियाघर। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें उनका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखना है। 2014 के पेपर में पूछा गया था, इसके 2 पार्ट थे। ठीक है, जैव विविधता को परिभाषित करें, जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक है, सेकंड में पूछा गया था जैव विविधता के 2 मुख्य खतरों के बारे में बताओ। बाघ परियोजना किस प्रकार भारत के जैव विविधता संरक्षण में सहायक है। ठीक है, अब मैं इसके क्वेश्चन के बारे में एक बार पढ़ के आपको क्या बता देता हूँ कि इसमें हमसे पूछा क्या गया है। सबसे पहले हमसे पूछा गया है जैव विविधता की डेफिनेशन को बताओ। ठीक है, और हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैव विविधता से हमें काफ़ी सारे लाभ प्राप्त होते हैं और ये हमारे जीवन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है।
ठीक है। तो इसलिए हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। यानी कि इसमें बेसिकली क्या बताना है, उसके लाभों के बारे में बताना है, उसके महत्व के बारे में बताना है। जैव विविधता के लाभ और महत्व के बारे में हमें बताना है। अब नेक्स्ट जो है, जैव विविधता के दो प्रमुख खतरे हैं। अब मानव द्वारा जो दो प्रमुख खतरे हैं उनको हमें इसमें मेंशन करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, बाघ परियोजना किस प्रकार भारत के जैव विविधता संरक्षण में सहायक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि जो सरकार के द्वारा जो बाघ परियोजना चलाई गई थी, अब ये क्यों चलाई गई थी, क्योंकि बाघों की संख्या काफ़ी सारी घट गई थी, ठीक है। तो ये चलाई गई थी, और क्या ये जैव विविधता के संरक्षण में सहायक है, तो हाँ, ये जैव विविधता के संरक्षण में काफ़ी ज़्यादा सफल रही, क्योंकि इससे हमने बाघ की संख्या में काफ़ी सारी वृद्धि की, और जितने भी जीव जंतु हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है, ठीक है। तो एक एक करके हम दोनों क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम बताएंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। जैव विविधता सामान्य रूप में पृथ्वी पर पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के प्रकार को हम जैव विविधता कहते हैं। अब जैव विविधता का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी पर जितनी भी स्पीसीज पाई जाती है उसमें उसके जितने भी टाइप्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। या फिर दूसरे लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि जीवों में जो विभिन्नता पाई जाती है उसे हम जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। आपको जैसी भी डेफिनेशन याद होगी वो आपके लिए बेस्ट है, बस आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप ये डेफिनेशन समझ गए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब इसमें पेड़ पौधों, सूक्ष्म जीव और सभी प्राणियों को शामिल किया जाता है। जो जैव विविधता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव और सभी प्राणी। अब ये यहीं तक सीमित नहीं है, किंतु जैव विविधता केवल जीव जंतु तक ही सीमित नहीं है, केवल इन्हीं को शामिल नहीं किया जाता, बल्कि और बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। इसमें पर्यावरण को भी हम शामिल करते हैं, जिसमें वे जितने जीव जंतु हैं वो निवास करते हैं, ठीक है। अब पृथ्वी पर लाखों में जैव प्रजातियां विद्यमान हैं, यानी कि काफ़ी सारी स्पीसीज पाई जाती हैं पृथ्वी पर, ठीक है। उसे हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है आनुवांशिक विविधता, सेकंड है पारिस्थितिक विविधता एंड थर्ड है प्रजातीय विविधता। इसे आप इस डायग्राम के मदद से भी दर्शा सकते हो एग्जाम में, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, ठीक है, या फिर हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है, किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछे आपको आंसर आना चाहिए। यानी कि इन सब का मतलब क्या है कि हमें जैव विविधता से मिलने वाले लाभ को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, और जैव विविधता के इम्पोर्टेंस के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो जैव विविधता का मूल्य, ठीक है, जैव विविधता हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका मूल्य दृश्य अथवा अदृश्य हो सकता है, यानी कि जो जैव विविधता है उसे हम पहचान भी सकते हैं कि हाँ इस तरीके से हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसे हमें नहीं पता लेकिन फिर भी उनसे हमें लाभ पहुंचता है, ठीक है। एक पारितंत्र में जितने अधिक प्रजातियां होंगी वह उतना ही टिकाऊ होगा, ठीक है। एक पारितंत्र के अंदर जितनी ज़्यादा विविधता पाई जाती है वो उतना ही ज़्यादा टिकाऊ होता है, ठीक है। और दृश्य मूल्य के रूप में हमें जो लाभ प्राप्त होता है वो क्या क्या है, एक तो हमें औषधि मिलती है, यानी कि दवाइयाँ मिलती है, और पशुधन हमारे जीवन के लिए एक कच्चा माल, एक तो पशुधन है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो जैव विविधता है वो हमारे जीवन में कच्चा माल उससे हमें प्राप्त होता है, ठीक है, जैव विविधता से। अब अगर हम बात करें जैव विविधता के इम्पोर्टेंस या फिर उसके मूल्य, ठीक है, तो फर्स्ट है उपभोग मूल्य, सेकंड सामान्य मूल्य, थर्ड उत्पादक मूल्य और वैकल्पिक मूल्य, सौंदर्य मूल्य और नैतिक मूल्य, ठीक है। आप डायग्राम के माध्यम से अपने एग्जाम में इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो एक एक करके हम सबको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले उपभोग मूल्य, ठीक है, जैव विविधता हमें भोजन, कपड़े, औषधि और कागज़ आदि प्रदान करता है, ठीक है। पेड़ों के प्रयोग से हम ईंधन या फिर लकड़ी आदि के रूप में हम कार्य में लेते हैं उसे, ठीक है। और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं वो मछली पालन करके अपनी आजीविका को प्राप्त करते हैं, और घास और झाड़ियों के माध्यम से दवाई मिलती है, ठीक है, यानी कि औषधियाँ बनती है। अब नेक्स्ट है उत्पादक मूल्य। जैव विविधता के अप्रत्यक्ष अथवा अदृश्य लाभ निम्नलिखित हैं, ठीक है, जैसे कि जल और वायु को साफ करने का कार्य करती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, जब फर्स्ट पॉइंट है वो है जल और वायु को साफ करने का कार्य करती है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, जलवायु को नियंत्रित करती है, ठीक है, सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट क्या है, जो जैव विविधता है वो ऑक्सीजन उत्पन्न करती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, सूक्ष्म जीव
मृदा की उर्वरकता का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है सामाजिक मूल्य। जैव विविधता में सामाजिक मूल्य विद्यमान होते हैं। हमें प्रत्यक्ष रूप से जो जैव विविधता है वो आराम, मनोरंजन और आकर्षण करती है। जैसे कि आपको पता होगा कि नेचर की तरफ हम कितने ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और जिससे कि हमारे जीवन में गुणवत्ता बढ़ती है। अब नैतिक मूल्य। अब नैतिक मूल्य के अंदर क्या आता है कि हमें जो जैव विविधता है उसका संरक्षण करना चाहिए। ये हमारा एक नैतिक मूल्य है, मानव का एक नैतिक मूल्य है। ठीक है, नैतिक मूल्य हमें यह बताता है कि हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। हमें ये जो नैतिक मूल्य है ये हमें इसके संरक्षण से जोड़ती है। ठीक है, लोगों का यह कर्तव्य है कि वह जैव विविधता को सुरक्षित रखें। मनुष्य अपने प्राचीन काल से ही जैव विविधता का शोषण करते हुए आया है। ठीक है, मनुष्य का कर्तव्य है कि वह प्रकृति और प्रजातियों का संरक्षण करें। ठीक है, क्योंकि उससे हमें काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था। अब नेक्स्ट है सौंदर्यात्मक मूल्य। यह हमें संतुष्टि प्रदान करता है। इसकी सुंदरता हमें खुशी प्रदान करती है। ठीक है, अब हम जो सौंदर्यात्मक मूल्य के अंदर हम इसके काफ़ी सारे लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अब वो क्या क्या लाभ है? हम तैराकी कर सकते हैं, यानी कि स्विमिंग कर सकते हैं। ठीक है, स्विमिंग करके हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। नेक्स्ट है पर्वतारोहण। ठीक है, यानी कि माउंट क्लाइंब करके भी, ठीक है, इसके काफ़ी सारे लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वैकल्पिक मूल्य। अब वैकल्पिक मूल्य के अंदर क्या आता है? जो जैव विविधता है वो हमें कई सारे ऐसे लाभ प्रदान करता है जिनकी हमें जानकारी भी नहीं होती। यानी कि जो जैव विविधता है वो हमें अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं जैव विविधता के खतरे की तरफ, जो कि इसके सेकंड पार्ट में पूछा गया था। जैव विविधता को अनेक खतरे हैं। इन खतरों से जैव विविधता का नाश हुआ है और अन्य बहुत सारे क्षेत्र जो है वो उनको क्षति पहुंची है, उनको नुकसान हुआ है। अब ये जो खतरे हैं जैव विविधता के, ये निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है निवास स्थानों का विनाश। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा जितने भी जो मानव है उन्होंने खनन कार्य के लिए या फिर बांध का निर्माण करने के लिए या फिर एक्सेट्रा बहुत से ऐसे कामों के लिए सबसे पहले जंगलों का सफाया किया है, जिससे कि जो वहाँ के जीव जंतु हैं या फिर जो वहाँ के स्पीशीज़ हैं उनके निवास स्थानों का विनाश हुआ है। ठीक है, पिछले कुछ दशकों से पूर्व लोगों की पहुंच जैव विविधता के मुख्य स्थल, जिसे हम हॉटस्पॉट कहते हैं। अब ये हॉटस्पॉट क्या होता है मैंने आपको पहले बता रखा है, जहाँ पर भारी मात्रा में स्पीशीज़ यानी कि जैव विविधताएँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो मुख्य स्थल तक नहीं पहुँचे थे और वे बहुत दूर थे, लेकिन जैसे जैसे जो मानव है उसने डेवलपमेंट किया तो उसने अपनी आधारभूत संरचना और संचार के माध्यम से लोग इन क्षेत्रों पर भी अब पहुँच गए हैं और विभिन्न गतिविधियों जैसे खनन कार्य या फिर बांध का निर्माण आदि से जैव विविधता के निवास स्थलों का विनाश हो रहा है। ठीक है, और इस समय 25% प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, जिससे क्या हो रहा है? पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है अतिशोषण। मानव जनसंख्या द्वारा जैव विविधता का अतिशोषण किया जा रहा है। अत्यधिक वन उन्मूलन यानी काफ़ी ज़्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है और अत्यधिक चराई, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, इन सभी से काफ़ी ज़्यादा जो पर्यावरण है जो जैव विविधता का अति शोषण किया जा रहा है, जिससे कि पर्यावरण और विभिन्न पेड़ पौधों की प्रजातियां विलुप्त होती जा रही है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंच रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिकार। तो जानवरों का जो शिकार है वो रजवाड़ों अर्थात राजाओं के समय से ही होता आ रहा था और आज ये बड़े स्तनपायी जानवरों जैसे गेंडा, चीता और हाथी का शिकार किया जाता है। अब इन जानवरों का शिकार बाजार में बेचकर लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, जितने भी जो व्यापारी होते हैं वो जितने भी ये जो जानवर हैं उनका शिकार लाभ कमाने के लिए करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं इन सभी जानवरों का शिकार, जिनसे इनकी संख्या में कमी आती जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं चीता और बाघ का शिकार क्यों किया जाता है तो उसकी चमड़ी के लिए किया जाता है, और हाथी का शिकार उसके दांत के लिए किया जाता है, और गेंडे का शिकार उसकी सींग के लिए किया जाता है। ठीक है, जिन्हें व्यापारी इन्हें बेचकर काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जलवायु परिवर्तन। जलवायु में परिवर्तन का कारण जैव विविधता को खतरा उत्पन्न हुआ है। ठीक है, जैसे कि जो हिमालय है उसमें जो ग्लेशियर्स है यानी कि बर्फ़ पिघल रही है और जिसके कारण समुद्र का स्तर बढ़ता जा रहा है और जिससे सुनामी आदि जैसी आपदाएं का खतरा और बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं बाघ परियोजना के बारे में।
कि जो बाघ परियोजना है वो जैव विविधता के संरक्षण में किस प्रकार उसने सहयोग दिया है, ठीक है, किस प्रकार मदद की है। तो जो बाघ परियोजना है वो बाघ का संरक्षण परियोजना है और ये कब आरंभ हुई थी? 17 अप्रैल 1973। कब आरंभ हुई थी? 17 अप्रैल 1973 को ये आरंभ किया गया था और इसके अंतर्गत 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे। कितने? 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे और जिनकी अब संख्या पता है कितने गई? 32 हो चुकी है, ठीक है। पहले ये 9 बनाए गए थे लेकिन अब बढ़ते बढ़ते इनकी संख्या, ये जो बाघ अभ्यारण्य है इनकी संख्या अब 32 हो चुकी है। अब किसी भी चीज़ को, जब किसी परियोजना को स्टार्ट किया जाता है तो उसके कुछ पर्पस होते हैं, उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। तो इनके भी 2-4 उद्देश्य थे। वो क्या था कि इसका उद्देश्य बाघों की आबादी को बनाए रखना था और बाघों का संरक्षण करना था और बाघों को उचित वातावरण देना था, ठीक है, जिससे कि हम जैव विविधता के संतुलन को बनाए रखें। अब अगर हम बात करें कि बाघों की समाप्ति के क्या क्या कारण थे, तो पहला पॉइंट तो यही था कि अति ज़्यादा शोषण हो रहा था, ठीक है, अति ज़्यादा सॉरी उनका ज़्यादा शिकार हो जाता है, ठीक है, बाघों का काफ़ी ज़्यादा शिकार किया जा रहा था और बांधों के निर्माण के कारण वहाँ के जो स्थल थे, वहाँ के जो निवास स्थल का विनाश हो रहा था, ठीक है, जिसके कारण बाघों की संख्या में कमी आई थी। अब अगर हम बात करें कि जो बाघ परियोजना है उससे क्या क्या हमें सफलताएं मिली, तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो बाघों को सुरक्षा प्रदान की गई, ठीक है, और वन्य जीव जंतुओं का प्रबंध किया गया है और पर्यावरणीय विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जो बाघों की संख्या है उसमें वृद्धि हुई, ठीक है। तो अब मैं आपको ये 2-4 क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ कि जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया है उसी से रिलेटेड, बस लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, लेकिन हमारा आंसर हमेशा सेम रहता है, ठीक है। 2015 के पेपर में पूछा गया था, हमारी धरती की जैव विविधता से मिलने वाले किन्हीं 5 लाभों का वर्णन कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैव विविधता के जो मैंने ऊपर लाभ और महत्व लिखवा रखे हैं, ठीक है, लाभ और महत्व, इसको आपको एक्सप्लेन कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यही क्वेश्चन 2016 के पेपर में पूछा गया था कि जैव विविधता, यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है, इसकी जगह ये होगा, जैव विविधता में ह्रास यानी कि जैव विविधता में कमी राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी हानि है, उदाहरण सहित इसकी विवेचना करें। तो हमें यह बताना है कि जो जैव विविधता है उसमें कमी हो रही है, यानी कि जैव विविधता को नुकसान पहुंचा है, तो ये राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी एक हानि है, तो इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो जैव विविधता का ह्रास राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी हानि है, क्योंकि जैव विविधता से राष्ट्र को अत्यंत मूल्यवान माना जाता है, जो जैव विविधता है उसे काफ़ी ज़्यादा मूल्यवान माना जाता है और इससे हमें काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो हम इसके लाभ और एडवांटेजेस यानी कि महत्व को एक्सप्लेन कर देंगे, तो हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। मानव जाति को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संदर्भ में जैव विविधता की भूमिका पर संक्षिप्त प्रकाश डालें, यानी कि इसमें भी यही बताया जा रहा है कि जो जैव विविधता से उससे हमें क्या क्या लाभ मिलता है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, और उसके हमारे जीवन में क्या महत्व है, यानी कि इनडायरेक्टली ये जो जैव विविधता है उसके इम्पोर्टेंस, उसके लाभ को पूछ रहा है, ठीक है। तो आप इसको एक्सप्लेन कर देना है। अब 2016 के पेपर में पूछा गया था, जैव विविधता पर प्रमुख खतरे क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको खतरा वाला भी पॉइंट करा रखा है और इसमें 3 प्रमुख खतरे को वैश्विक स्तर पर कम करने के उपाय पर विचार विमर्श करें, ठीक है। तो आपको जो खतरे वाला पार्ट है वो आपको पूरा एक्सप्लेन कर देना है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यही देखो खतरे से रिलेटेड और किस किस लैंग्वेज में पूछा जाता है। जैव विविधता को नष्ट करने वाले मानव जनित कारण की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, यानी कि मानव के द्वारा किस तरीके से जैव विविधता नष्ट होती जा रही है, उसका विनाश होते जा रहा है, ठीक है। मानव वन्य जीवन संघर्ष वन्य जीव के लिए एक बड़ा खतरा कैसे है, यानी कि मानव है वो जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा कैसे है। तो जैसे कि मैंने आपको 2-4 पॉइंट कराया था, जैसे कि अतिशोषण या फिर निवास स्थलों का विनाश, यही सारे पॉइंट्स आपको इसमें एक्सप्लेन करने हैं और ऐसे संघर्षों के मामले में वृद्धि हुई है इसे समझाएं और इन घटनाओं को कम करने के उपाय, और आप 2-4 उपाय दे देना कि हमें राष्ट्रीय उद्यान बनाने चाहिए। जो संरक्षण, जो मैं अभी आगे कराऊंगा ना, संरक्षण कि किस प्रकार हम जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं, वो आप इसके उपाय में डाल देना, ठीक है। अब 2015 के पेपर में पूछा गया था, यथास्थल और बहिस्थल संरक्षण में भेद कीजिए, ठीक है। 2018 के पेपर में पूछा गया था, यथास्थल और बहिस्थल संरक्षण राजनीति में अंतर स्पष्ट करें, इन रणनीतियों में से एक सफल रणनीति कार्यक्रम पर संक्षिप्त बताएं, ठीक है, यानी कि उसे एक्सप्लेन करना है। और केस स्टडी की सहायता से जैव विविधता की सुरक्षा करने के लिए यथास्थल और बहिस्थल
दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संरक्षण के लिए, जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। पहली जो विधि है वो है यथास्थल और दूसरी है बहिस्थल। तो सबसे पहले हम यथास्थल के बारे में बात कर लेते हैं। यह एक ऐसी विधि होती है जिसके तहत किसी भी प्रजाति की सुरक्षा करने के लिए उसे उसी स्थान पर सुरक्षित रखा जाता है। तो अगर हम उसे उसी स्थान पर सुरक्षित रखते हैं तो इसीलिए हम इसे स्वस्थल भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल है अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसमें कई बार इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लेता है छोटे छोटे मार्क्स में। ठीक है, तो एक बार आप इसको भी देख लेना, मैंने इस वीडियो में नहीं कराया। ठीक है, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक बार देख लेना आप। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा बहिस्थल। जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों को उनके प्राकृतिक निवास से हटाकर उन्हें किसी और स्थान पर सुरक्षित किया जाता है। यानी कि बहिस्थल के अंदर क्या होता है, जो जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें शिफ्ट किया जाता है दूसरी जगह और उनकी सुरक्षा की जाती है। अब उदाहरण के लिए वनस्पति उद्यान, पशु फार्म, ठीक है, चिड़ियाघर, उत्तक संवर्धन बैंक, बीज वंशाणु बैंक और जीवाणु बैंक। ठीक है, ये सब इनके नाम हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इससे क्या अभिप्राय है। भारत के किन्हीं दो जैव संरक्षित क्षेत्रों के नाम बताइए, स्पष्ट कीजिए कि हमारी जैविक विविधता के संरक्षण में किस प्रकार ये मदद करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप इसका मतलब समझे कि जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, अब इसका मतलब क्या होता है। जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, इसके अंदर ये एक ऐसी संस्था होती है, आप कह सकते हो, जो जितने भी जैव विविधता है, यानी कि जितने भी ये हॉटस्पॉट हैं उनका संरक्षण करने का कार्य करती है और लोगों को जैव विविधता के बारे में जागरूक करने का कार्य करती है। ठीक है, कि हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए और ये जैव विविधता को संरक्षण करने के अथक प्रयास करती है, काफ़ी सारे प्रयास करती है। ठीक है, तो इनका ये सब कार्य होता है। तो इसको अब हम पढ़ते हैं। जैव संरक्षित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र होता है और जो एक बड़े क्षेत्र में फैला होता है। इस प्रकार के संरक्षित क्षेत्र सामान्यतः कई पारितंत्रों का संयोग हो सकता है। ठीक है, और जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र बड़े क्षेत्र तथा तटीय पारितंत्र होते हैं जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए संवर्धन करते हैं। ठीक है, जैव विविधता के संरक्षण क्षेत्र के प्रमुख कार्य क्या हैं। ठीक है, अब इसके कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। इनके द्वारा पर्यावरणीय क्षेत्रों, पारितंत्रों और प्रजातियों आदि को संरक्षित किया जाता है और इन संरक्षित क्षेत्रों के द्वारा आर्थिक और मानव विकास की संवृद्धि करते हैं जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से संप्रेषित हो। ठीक है, और ये अनुसंधान, शिक्षा, मॉनिटरिंग और सूचना संबंधित समस्याओं आदि के लिए भी सहयोग देते हैं। अब जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र द्वारा 3 संबंधित क्षेत्रों में विभाजित किया है। इसे 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है क्रोड क्षेत्र, दूसरा है मध्यवर्ती क्षेत्र और लास्ट है संक्रमण क्षेत्र। ठीक है, एक जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र को निम्न मापदंडों को पूर्ण करना चाहिए। यानी कि जितने भी जो जैव संरक्षित क्षेत्र है उन्हें क्या क्या कार्य अच्छी तरह करना चाहिए, इस बात का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। पहला है उस क्षेत्र में कुशल रूप से सुरक्षित और न्यूनतम स्तर पर क्रूड क्षेत्र में बाधा ना हो। सेकंड है वे जो परंपरागत आदिवासी है, वहाँ के जितने भी परंपरागत आदिवासी है और ग्रामीण जीवन यापन, उन्हें सुरक्षित करना, यानी कि उन्हें कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तथा प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना, उसके साथ संतुलन बनाना। अब भारत में निम्नलिखित जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र विद्यमान है। ठीक है, अब इसमें से आपको 2-4 पॉइंट्स याद कर लेने हैं। भारत जैसे देश के लिए जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र से निम्नलिखित लाभ हैं। अब इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स है जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र से, वो उसके बारे में हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ये क्षेत्र पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक सततता में सुनिश्चित करता है। इन क्षेत्रों के द्वारा प्रकृति और मानव संसाधन का उचित प्रयोग होता है। जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र मुख्य रूप से जैव मंडल
का संरक्षण करते हैं, ठीक है, तथा भूमि संबंधित विवादों को दूर करते हैं और इन क्षेत्रों के द्वारा लोगों में जैव मंडल के संरक्षण के लिए जागरूकता उत्पन्न की जाती है। यानी कि ये लोगों को बताते हैं कि जैव विविधता क्या है, जैव मंडल क्या है और हमें उसका संरक्षण करना चाहिए। ये क्षेत्र जेनेरिक संसाधन, प्रजातियों, पारितंत्रों आदि को सुरक्षा प्रदान करते हैं और इन क्षेत्र ऐसे क्षेत्र एक प्रकार से सीखने में सहायता प्रदान करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को इससे विकास और जीवन यापन में सहायता मिलती है और भारत के अनेक प्रकार के स्थानीय और प्रजातियों और पेड़ पौधों पारितंत्रों को खतरे से बचाते हैं, ठीक है। ये जो अभी काफ़ी सारे खतरे में हैं उनको ये बचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमारा 2019 के पेपर में आया था कि जैव विविधता के मुख्य स्थल का मतलब हॉटस्पॉट, इसे हॉटस्पॉट के नाम से जाना जाता है, की अवधारणा को संक्षिप्त में लिखें। अब यहाँ पर हमें बताना है हॉटस्पॉट क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसे क्षेत्र होते हैं, एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर भरपूर मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, यानी कि वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के प्रजाति जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। तो जैव विविधता के मुख्य स्थल ये वे क्षेत्र हैं जहाँ जैविक रूप से अनेकता तथा संपन्नता पाई जाती है तथा अधिक संख्या में प्रजातियां होती हैं। उन्हें जैव विविधता के मुख्य स्थल यानी हॉटस्पॉट कहते हैं। विश्व भर में ये 25 क्षेत्र हैं जिनको मुख्य स्थल यानी हॉटस्पॉट कहा जाता है। यहाँ 70% जो प्रजातियां हैं वो तो अब विलुप्त हो चुकी हैं, ठीक है, विलुप्त हो चुकी हैं 70% प्रजातियाँ। अब अगर हम बात करें अफ्रीका में तो यह 8 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, ठीक है, जिसमें पौधे और जीव जंतु की अनेकता है। और एशिया पैसिफिक के अंदर 13 मुख्य स्थल है और यूरोप और केंद्रीय एशिया के अंदर ऐसे 4 मुख्य स्थल हैं, ठीक है। और ये उनके कुछ नाम हैं, आप याद कर लेना। और अब अगर हम बात करें कि हम किन किन क्षेत्रों को हॉटस्पॉट कह सकते हैं यानी कि मुख्य स्थल कह सकते हैं, उसके भी कुछ मापदंड है। तो मायर्स 2000 के संस्करण के अनुसार एक क्षेत्र को जैव विविधता का मुख्य स्थल यानी हॉटस्पॉट तभी कहा जा सकता है जब वो इन मापदंडों को पूरा करता है। पहला है कि उस क्षेत्र में लगभग 1500 विशेष प्रजातियों की प्रांतीय पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए यानी कि 0.5%। और सेकंड है इस क्षेत्र में 70% प्राथमिक वनस्पति का ह्रास हो चुका हो। लगभग 35 क्षेत्र इस परिभाषा पर खड़े उतरते हैं। इन क्षेत्रों में विश्व के 60% रेंगने वाले जानवर, पौधे, स्तनपायी और उभयचर विद्यमान हैं, जिसमें बड़ी संख्या में प्रजातियां प्रांतीय हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है 2018 के पेपर में पूछा गया था, जैव विविधता के हॉटस्पॉट और ग्लोबल 200 पर टिप्पणी लिखी है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप है। तो इसका सॉल्यूशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, जैव विविधता हॉटस्पॉट और ग्लोबल 200 के अंतर्गत जो जैव विविधता के विभिन्न पैटर्नों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, स्टडी की जाती है जैव विविधता के बारे में, उसकी स्टडी की जाती है जो मुख्य रूप से भूमि, स्वच्छ जल और जलीय क्षेत्रों आदि में विद्यमान है। ग्लोबल 200 में वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा मुख्य प्रजातियों की पहचान की जाती है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि वर्ल्ड के द्वारा जब फंड आया जाता है उससे मुख्य प्रजातियों की पहचान की जाती है कि कौन कौन सी ऐसी जातियाँ जो विलुप्त होती जा रही है उसे हम संरक्षण किस तरह प्रदान करें, ठीक है, और जो पृथ्वी पर जैविक रूप से विशिष्ट है और उनके संरक्षण कैसे किया जा सकता है, जिनका संरक्षण काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। इसी में जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान की गई है जो वे क्षेत्र हैं। अब इन्हीं संस्थाओं के द्वारा जो हॉटस्पॉट है उसकी पहचान की गई है और ये वे क्षेत्र हैं जहां जैविक रूप से अनेकता संपन्नता पाई जाती है और उन्हें जैव विविधता के मुख्य स्थल कहा जाता है। ग्लोबल 200 के अंतर्गत विश्व भर में 25 ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें हम मुख्य स्थल यानी हॉटस्पॉट कहते हैं और वहाँ पर 70% जो प्रजातियाँ हैं वो विलुप्त हो चुकी है यानी कि ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2017 के पेपर में पूछा गया था, व्याख्या कीजिए कि कैसे स्वदेशी स्थानीय समुदाय जैव विविधता संरक्षण के साथ वन और जल संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। तो अब ये जो स्थानीय समुदाय और जो स्वदेशी हैं वो किस प्रकार जैव विविधता के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, जल संरक्षण में भी योगदान दे सकते हैं वो, और इसके अलावा वे अपनी परंपराओं और मूल्यों का प्रयोग कर सकते हैं। जैव विविधता के लिए वे क्षेत्र संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है, जैव विविधता के जो क्षेत्र हैं उन्हें संरक्षित कर सकते हैं वो। प्राचीन पवित्र उपवनों का निर्माण हो सकता है और जहाँ जहाँ पेड़ पौधे हैं उनका संरक्षण प्रदान करना है उन्हें, ठीक है। और जल संसाधनों के लिए
वे कदम उठा सकते हैं, जैसे कि कुआं, नहरों, नदियों आदि में स्वच्छ जल करना। ठीक है, और इसके अंदर आप और 2-4 पॉइंट डाल देना जो जैव संरक्षण के पॉइंट्स थे। ठीक है, कि हम किस प्रकार जैव संरक्षण कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।